चैनल केवल मनोरंजन के लिए है। हम किसी भी तरह के अंधविश्वास को बढ़ावा नहीं देते। जयपुर में कल्याणी नाम एक समुदाय है। कल्याणी का काम होता है बुलावा आने पर किसी की अर्थी के सामने रोना, शोक जताना। जयपुर में आज भी ये प्रथा हमें जीवित स्वरूप से दिखाई देती है। हमारी आज की कहानी है जमशेद नाम के व्यक्ति की, जो एक कल्याणी समुदाय की बस्ती का मुखिया था। उस रात सन्नाटा कुछ ज्यादा ही था। रेगिस्तान से आती हुई ठंडी हवाएं बदन को मानो चुभ रही थी। हाथों में लालटेन पकड़े हुए जमशेद तेजी से चल तो रहा था, पर झाड़ियों से आती आवाजें बता रही थी कि अंधेरे में बसने वाले कई जानवर आसपास मौजूद हैं। जमशेद को उस रात जमींदार सेठ के घर बुलाया गया था। जमींदार सेठ की पत्नी की अचानक मौत हो गई थी और जमशेद उसी घर में मातम मनाने जा रहा था। बाकी गौरी कुछ देर बाद जमींदार सेठ के घर पहुंचने वाली थी। दूर से जमशेद को जमींदार सेठ का घर दिखाई दिया और उसकी चाल जरा सी धीमी हो गई। जमशेद एक अनुभवी था। मौत का साया उसे दूर से ही महसूस हो जाता था। जमशेद ने एक बार अपने गले पर बांधा हुआ ताबीज छुआ और आगे बढ़ा। चलिए ना, अंदर चलिए, वो लोग हमारा इंतजार कर रहे हैं। हाँ हाँ, जमशेद और उसके साथी आ गए। चलो शुरू करो, हमारे पास ज्यादा समय नहीं है। मालकिन की अचानक कैसे मौत हो गई, ये जानना तुम्हारे लिए जरूरी नहीं है। जमशेद, तुम वही करो जिसके लिए तुम्हें यहाँ बुलाया गया है। नहीं सेठ जी, हम शोक नहीं जताएंगे जब तक मुझे आप इनकी मौत का कारण नहीं बताते। आप क्या कह रहे हैं मुखिया जी? जमींदार जी से आप सवाल पूछेंगे? तू चुपचाप अपना काम करो और चलता बन। हम कल्याणी जरूर हैं, लेकिन मैं अपनी बस्ती का मुखिया भी हूँ। मेरे हर कल्याणी का सुरक्षा मेरा पहला लक्ष्य है। आपकी पत्नी की मौत आम हालात में नहीं हुई है। शायद मुझे यहाँ कोई अघोर साया महसूस हो रहा है। आप किसी और बस्ती से कल्याणी बुला लीजिए, लेकिन हम में से कोई आज शोक नहीं जताएगा। चलो, अब इसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। जमशेद, याद रखना, अगर तुमने यहाँ पर शोक व्यक्त नहीं किया तो आज के बाद तुम्हारी बस्ती में खाना भी मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि तुम जानते ही हो तुम्हारा जीवन का दिनचर्या हम जमींदार से ही चलता है। इसीलिए हमसे दुश्मनी मोल मत लेना। जमींदार चिल्लाता रहा, पर उसकी एक न सुनकर जमशेद अपने पूरे मंडली को लेकर वहां से जाने लगता है और घर के बाहर निकल जाता है। तभी उसके मंडली से गौरी जमशेद से कहती है, सुनिए, आपने शोक जताने से मना क्यों किया? हम इतनी दूर से आए थे और बिना कुछ कमाए जा रहे हैं। इसकी कोई वजह है क्या? गौरी, हम बाप दादाओं से यही काम करते आ रहे हैं। यूँ समझो जिंदगी से ज्यादा हम मौत के साथ रहते आए हैं। इतने सालों में मौत से इतनी गहरी पहचान हो गई है कि उसके हर पहलू हम जान सकते हैं। मालकिन की मौत कोई आम मौत नहीं है। उसके शव पर रोना खतरे से खाली नहीं। मुझे ये महसूस हुआ, जो उसके शव पर रोएगा उसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। मैं नहीं चाहता मेरा कोई भी साथी खतरे का सामना करे। जमशेद ने अपने साथियों को उस रात बचा लिया, लेकिन आने वाले दिनों में उन पर क्या गुजरने वाली थी, इस बात का किसी को कोई अंदाजा न था। अगले दिन से ही बस्ती का माहौल बदला बदला सा लगने लगा। दिन तो ठीक कट जाता था, लेकिन रात में खाना खा ले और जल्दी सो जा, कल अपने बाबा के साथ बकरियां चराने जाना है, चल जल्दी चल। माँ, कैसी आवाजें आ रही है? मुझे ये आवाज सुनकर बहुत डर लग रहा है। चुप रहो, हमें मुखिया जी को ये बतानी होगी। ये कोई नॉर्मल आवाज नहीं लग रहा है, इसीलिए हम तुरंत जाकर मुखिया जी को बताते हैं। इतना कहकर वो औरत अपने बच्चों को लेकर मुखिया जी के घर जाती है और कहती है, ये अच्छा संकेत नहीं है। रात में कई बार ऐसी आवाजें आती है। डर के मारे हम सबका बुरा हाल हुआ था। मुखिया जी, ये सब क्या हो रहा है? ऐसे तो घर से निकलना भी मुश्किल हो जाएगा। ये ना हो, इसीलिए मैंने जमींदार सेठ के पास रोने के लिए मना किया था, पर पता नहीं फिर भी वो साया हमारे बस्ती तक कैसे पहुंच गया, ये तो मुझे समझ नहीं आ रहा है, लेकिन मैं इसका पता जरूर लगाऊंगा। तो अब हमें क्या करना चाहिए और हमें इस मुसीबत से कब छुटकारा मिलेगा? इतनी बात सुनते ही बच्चा जोर जोर से रोने लगता है। फिर मुखिया बच्चे और सभी बस्ती वाले को समझाते हैं, क्यों हो रहा है, ये जानने तक कोई रात को बस्ती से बाहर नहीं आएगा, न कोई अपने घर के किसी सदस्य को बाहर जाने देगा। देखते हैं आगे क्या होता है। मैं आज ही काली माँ के मंदिर जाकर बहन से मिलता हूँ।
ये जो भी है अच्छा तो नहीं है, तब तक सभी सावधान रहना। उसी रात मुखिया के मना करने के बाद भी सुगंधा नाम की एक औरत पानी लाने के लिए अपनी बस्ती से दूर गई। सुगंधा चलकर बस्ती की तरफ आ रही थी। उसे झाड़ियों में से किसी जानवर के चलने की आवाज सुनाई दी। डरी हुई सुगंधा तेजी से चलने लगी, लेकिन उसकी रफ्तार बढ़ते ही झाड़ियों से आती हुई कुर्राहट भी बढ़ गई। पानी का मटका फेंक दिया और वो बस्ती की तरफ दौड़ने लगी, पर अचानक किसी अजीबोगरीब जानवर ने उसको झपटा। सुगंधा छूटने की जो तोड़ कोशिश करती रही, पर वो जानवर उसे झाड़ियों में खींच कर ले गया। सुनाई देती रही तो सुगंधा की चीखें और उसका दर्द कराहना। आखिर देखो, सुगंधा की सूजन से पूरा शरीर कितना फूल गया है। जरूर उसकी बहुत दर्दनाक मौत आई होगी। पता नहीं हमारे बस्ती के लोगों के साथ ये किसने किया होगा। सवाल ये है कि आखिर सुगंधा ही क्यों? हमने जमींदार के घर शोक नहीं जताया। ये हादसा होना ही नहीं चाहिए था। जरूर सुगंधा से कुछ गलती हुई है। सच बता बबलू, तुम कुछ जानते हो? उस रात आप सब लौट आए थे, सब अपने अपने घर गए। तभी जमींदार सेठ जी का आदमी आकर सुगंधा से मिला। उसने ज्यादा पैसे दिए। सुगंधा को मैंने लाख मना किया, पर पैसों के लालच में सुगंधा ने एक न पानी। देर रात वो जमींदार की पत्नी के शव पर शोक जताकर ही लौटी। अब ये कहानी जल्दी खत्म नहीं होगी। सुगंधा अकेली तो नहीं गई होगी, और कौन था उसके साथ? बताओ, कौन गया था उसके साथ? उस रात सुगंधा के साथ कौन था? कल्याणी बिरादरी के लोग कभी अकेले शोक पर नहीं जताते। सुगंधा ने पैसों के लालच में अपने साथ और कल्याणी की जान को भी जोखिम में डाल दी। जमींदार की पत्नी की मौत के साथ शुरू हुआ ये चक्र अब कहां जाकर थमेगा, ये कोई नहीं बता सकता। आगे की कहानी जानने के लिए आप देखिए इसका पार्ट 2। ऋतु एक YouTube चैनल चलाती थी और उस पर वीडियो डालने के लिए अक्सर वो भूतिया जगहों पर जाकर वहाँ का वीडियो बनाती थी। ऋतु को ये सब करने में बड़ा मजा भी आता था, मगर उसका छोटा भाई सोनू को ये सब बिल्कुल पसंद नहीं था। एक रात जब ऋतु अपने सामान बांध कर जाने की तैयारी करने लगती है, तो सोनू उससे आकर कहता है, दीदी ये क्या है? आप इतनी रात गए कहाँ जा रही हो? सोनू, मुझे हॉन्टेड लोकेशन के बारे में हाल ही में पता चली है। मैं वहाँ जाकर अपने चैनल के लिए ब्लॉग बनाऊंगी। मैंने आपसे कितनी बार कहा है ये काम छोड़ दो, इसमें कितना खतरा है। अगर आपको कुछ हो गया तो मैं क्या करूँगा? अरे भाई, मुझे इस काम के लिए पैसे भी तो मिलते हैं, और सिर्फ पैसों की बात नहीं है, मुझे इसमें मजा भी आता है। मगर दीदी, तुम्हारे सिवा मेरा इस दुनिया में कोई और नहीं है। अगर गलती से भी तुमको कुछ हो गया तो मैं तुम्हारे बिना कैसे रहूंगा? असल में ऋतु और सोनू के माँ पापा बचपन में ही गुजर गए थे। तब से वो दोनों अकेले ही रहते थे। सोनू, तुम ऐसी बातें मत करो, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। राज की लोकेशन पास में कोई भूतिया रेलवे टनल है जो बंद हो गई है। मैंने सुना है रात के समय वहाँ पर एक चुड़ैल भटकती है, और वो भी अपने बच्चे के साथ। ये सब सुनकर सोनू बहुत ज्यादा डर जाता है। आज भी मैं तुम्हारे साथ चलूंगा, और सिर्फ आज ही नहीं, अब मैं हर बार भूतिया जगह पर तुम्हारे साथ ही चलूंगा। ऋतु अपने भाई को बहुत समझाती है, मगर सोनू जिद पकड़ लेता है, उसे ऋतु के साथ ही जाना है। आखिर में ऋतु को अपने छोटे भाई को अपने साथ ही ले जाना पड़ता है। ऋतु और सोनू पैदल चलते चलते रेलवे टनल की तरफ जाने लगते हैं। रात होने की वजह से पूरी सड़क पर सिर्फ सन्नाटा ही था, और एक भी आदमी दिखाई नहीं दे रहा था। थोड़ी ही देर में दोनों भूतिया रेलवे टनल के बाहर पहुंच जाते हैं, और ऋतु अपने फोन में वीडियो रिकॉर्ड करने लगती है। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? जैसा कि आप देख सकते हैं, मैं अपने छोटे भाई के साथ रात के 12 बजे आ गई हूँ इस भूतिया रेलवे टनल पर। वो देखिए, हमारे सामने है वो टनल। वैसे तो आज के समय में इस टनल को बंद कर दिए गए हैं, और यहाँ से कोई ट्रेन भी नहीं गुजरती। तो दोस्तों, आप खुद ही देख सकते हैं यहाँ पर अंदर कितना ज्यादा अंधेरा है। अंदर टनल में जाने के लिए हमें टॉर्च लाइट की जरूरत पड़ेगी, जो मैं अपने साथ पहले से लेकर आई हूँ। ऋतु अपने बैग से 2 टॉर्च निकाल लेती है, जिसमें से एक वो सोनू को दे देती है और एक खुद रख लेती है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, माना जाता है इस टनल में एक औरत और उसकी बेटी की आत्मा भटकती है, तो मैं उम्मीद करती हूँ आज वो मुझसे मिलने जरूर आएगी। ये सुनकर सोनू डर जाता है। दीदी, आप ये कैसी बातें कर रही हो? तो मुझे डरा रही हो दीदी? सोनू की बात सुनकर ऋतु कैमरा बंद कर देती है। दीदी, मुझे ये जगह सही नहीं लग रहा है। अंदर कितना अंधेरा होगा, और सच में कोई चुड़ैल या भूत आ गई तो? अरे कुछ नहीं होगा। आज तक मैंने कितनी सारी भूतिया जगह पर गई हूँ, मगर कभी कुछ नहीं हुआ। अब जल्दी से अंदर चलते हैं और वीडियो बना लेते हैं।
फिर वापस चलेंगे। ठीक है, मैं दोबारा से वीडियो शुरू कर रही हूँ, मगर अब कुछ बोलना मत। रितु कैमरा खोल देती है और फिर से वीडियो बनाने लगती है। अब रितु और सोनू अपने अपने टॉर्च की लाइट्स ऑन कर लेते हैं और रेलवे टनल के अंदर चले जाते हैं। दोनों रेल की पटरियां पर चल रहे थे और हर तरफ बस अंधेरा ही अंधेरा था। तभी उन्हें पीछे से किसी के चलने की आवाज सुनाई देती है। दोनों पीछे मुड़ते हैं तो वहाँ कोई नहीं दिखता। दोस्तों, अभी अभी हमें लगा कि हमारे पीछे कोई आया, मगर यहाँ तो कोई भी नहीं है। सोनू, तुम्हें भी लगा था कि कोई हमारे पीछे से गया है? हाँ, मुझे भी लगा जैसे कोई हमारे पीछे से भाग कर गया। ये क्या, ये रेलवे ट्रैक तो कब से बंद है, फिर ये ट्रेन आने की आवाज, ये कैसी आवाज है दीदी? ऐसा लग रहा है जैसे ट्रेन इधर ही आ रही है, हमें किनारे हो जाना चाहिए। ट्रेन की आवाज और तेज हो जाती है। सोनू जल्दी से रितु को खींचकर किनारे पर कर देता है। तभी रेल की पटरी पर से तेजी से ट्रेन से चलती है। उस ट्रेन में कोई भी आदमी नहीं बैठा था, बल्कि सिर्फ आत्माएं बैठी हुई थी और वो सोनू और रितु को देख रही थी। रितु अपने कैमरे को ट्रेन की तरफ घुमा देती है और बोलने लगती है, दोस्तों, क्या आपको भी वही दिख रहा है जो मैं देख रही हूँ? ये देखिए, ये भूतिया रेलवे टनल जो इतने सालों से बंद थी। इस रेल की पटरी से ट्रेन गुजर रही है जिसमें इतनी सारी आत्माएं बैठी हुई है। दीदी, आपको अभी भी वीडियो बनाने की पड़ी है और आपको अपनी जान प्यारी है तो भागो यहाँ से, अपने लिए ना सही तो मेरे लिए दीदी। रितु सोनू की बात मान लेती है, मगर अभी भी वो कैमरे की तरफ देखकर कहती है, दोस्तों, मैं और मेरे भाई का यहाँ ज्यादा रुकना ठीक नहीं है, हमें यहाँ से भागना चाहिए, इसी में हमारी भलाई है। बाकी नहीं, मेरी दीदी को छोड़ दो, प्लीज उन्हें छोड़ दो। पर चुड़ैल सोनू की एक नहीं सुनती और रितु को नहीं छोड़ती। पर तभी सोनू की नजर चुड़ैल के बच्चे पर पड़ती है। उसे देखकर सोनू हैरान रह जाता है, क्योंकि वो बच्चा भूतिया नहीं था, बल्कि वो जिंदा था। उसको देखकर सोनू को एक आइडिया आता है। सोनू जाकर उस बच्चा को पकड़ लेता है और अपनी जेब से चाकू निकाल लेता है और चुड़ैल से कहता है, जा चुड़ैल, अगर तूने मेरी दीदी को नहीं छोड़ा तो मैं इस बच्चे को मार डालूंगा। चुड़ैल ये सुनकर तुरंत रितु को छोड़ देती है और रितु जमीन पर गिर जाती है। नहीं, रुक जाओ, छोड़ दो मेरे बच्चे को, ये सब मैं सिर्फ अपने बच्चे के लिए कर रही हूँ, इसे जाने दो। रितु खांसते हुए चुड़ैल से कहती है, तुम कहना क्या चाहती हो, इसका क्या मतलब है? मैंने 2 साल पहले अपने पति से तंग आकर इसे टनल में ट्रेन के सामने कूदकर अपनी जान दे दी थी, मगर मैंने अपने बेटे के बारे में नहीं सोचा। वो मेरे पीछे पीछे टनल तक आ गया। मेरे बेटे के चिता में ही मरने के बाद मैं एक चुड़ैल बदल गई। 2 साल से ये बच्चा तुम्हारे पास यही है? मेरे पति को इससे कोई भी लेना देना नहीं है और मैं इसे ऐसे ही किसी के पास नहीं छोड़ सकती, इसीलिए मैं इसे भूतिया रेलवे टनल में अपने बच्चे के साथ रहने लगी। यहाँ जो कोई भी आता है मैं उसे मार देती हूँ, इसलिए धीमे धीमे यहाँ पर लोगों ने आना बंद कर दिया। अगर तुम मेरे बच्चों को छोड़ दो तो मैं तुम्हें तुम्हारे भाई दोनों को यहाँ से चुपचाप जाने दूंगी। ठीक है, चलो सोनू, हम चलते हैं, जल्दी चल, अब हमें यहाँ ज्यादा रुकना नहीं चाहिए। सोनू चुड़ैल के बच्चों को छोड़ देता है, मगर वो रितु से कहता है, नहीं दीदी, हमें इस बच्चे की मदद करनी चाहिए, हम इसे यहाँ कैसे छोड़ सकते हैं, हमें इंसानियत भी तो दिखाना होगा। चुड़ैल बहन, क्या तुम्हारे कोई रिश्तेदार नहीं जिस पर तुम्हें भरोसा हो, जो तुम्हारे बेटे को संभाल सके? मेरी एक बहन थी, मगर मरने के बाद जब मैं चुड़ैल बनी तब मेरी याददाश्त चली गई। मुझे नहीं याद कि अब वो कहाँ रहती है और क्या कर रही है। वो जरूर मेरे लिए और मेरे बच्चे के लिए परेशान होती होगी। ठीक है, फिर बस आप देखते जाइए। रितु कैमरे से खुद को रिकॉर्ड करने लगती है। दोस्तों, ये भूतिया रेलवे टनल भूतिया नहीं है। यहाँ पर जो चुड़ैल भटकती थी वो सिर्फ अपने बेटे की रक्षा करने के लिए लोगों को मारती थी। यह है उसका बेटा जो अभी भी जिंदा है। आप में से अगर इस चुड़ैल की बहन और इस बच्चे की मौत से इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप हमारे घर आकर इस बच्चे को अपने साथ ले जा सकते हैं। रितु वीडियो बंद कर देती है और चुड़ैल से कहती है, तुम चिंता मत करो, यह वीडियो देखकर तुम्हारी बहन जरूर इस बच्चे को लेने के लिए हमारे घर आएगी। अब तुम्हें इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं, और अगर वो नहीं आई तो फिर मैं और मेरी दीदी अपने छोटे भाई की तरह इसे अपने घर में रखेंगे। तुम चिंता बिल्कुल मत करो, हम इसका पूरा ख्याल रखेंगे। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। अब मेरी आत्मा को शांति मिल सकती है।
इतना सुनकर चुड़ैल गायब हो जाती है। रितु और सोनू उस बच्चे को अपने साथ अपने घर ले जाते हैं। अगले दिन ही वीडियो देखकर उस बच्चे की मौसी उसे लेने रितु और सोनू के घर आ जाती है और रितु उसकी मौसी को उसे दे देती है।